पिछली वीडियो में हमने रिलायबिलिटी पार्ट वन में हमने एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ा था। रिलायबिलिटी क्या है इसके बारे में पढ़ा था। दो तरीके की रिलायबिलिटी है, एक्सटर्नल रिलायबिलिटी और इंटरनल रिलायबिलिटी। और इसी के आधार पर जो कंसिस्टेंसी, एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी ऑफ रिलायबिलिटी, इसको किस मेथड से निकालते हैं इसके बारे में पढ़ा था। एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी ऑफ रिलायबिलिटी थी कि जब हम जो उसका जो ऑब्जेक्टिव है उससे परे भी अगर हम उसका जनरलाइज कर सकते हैं, है ना। तो तो इस तरीके की जो रिलायबिलिटी है वो एक्सटर्नल रिलायबिलिटी कहलाती है। या आप इसको इस तरीके से भी समझो कि जब दो सेम टेस्ट, दो टेस्ट के प्रोसेस के जरिए जब हम उन दोनों टेस्टों का कोरिलेशन निकालते हैं तो उस तो जो हमारी उसके आधार पर जो हमारी रिलायबिलिटी आती है वो हमारी एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी कहलाती है। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो इंटरनल रिलायबिलिटीज के अंतर्गत करेंगे। इंटरनल रिलायबिलिटी होती है हमारी, यानी एक ऐसी एबिलिटी जिसमें कि हम होमोजीनियस एटमॉस्फेयर होता है, आइटम्स जो होते हैं वो किसी एक ही वेरिएबल्स को मेजर कर रहे होते हैं और हम ये देखते हैं कि उन आइटम्स के बीच में कितना कोरिलेशन है, यानी वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए कितना रिलायबल है ना। तो इसके लिए इसमें सबसे पहले जो है वो स्प्लिट हाफ मेथड है। स्प्लिट हाफ मेथड जिसे नाम से ही लग रहा है एक टेस्ट है और हमने, अच्छा ये एक डिफरेंस भी है अगर आप देखो इंटरनल कंसिस्टेंसी और एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी में। एक्सटर्नल में जो था वो दो अलग अलग टेस्ट होते थे, लेकिन इंटरनल में एक ही टेस्ट है ना, जिसपे कि हम रिलायबिलिटी देखते हैं। उसमें कहाँ कम दोनों टेस्टों के बीच में कोरिलेट देखते थे, कोरिलेशन करते थे। इसमें एक ही टेस्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि कितना रिलायबल है ना। तो जब हम इसमें स्प्लिट हाफ में ऑड और इवन के आधार पे अलग अलग कर देंगे, ऑड और इवन के आधार पर ही हम अलग अलग करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर हम कुछ और तरीके से अगर हम ले लेंगे तो हमारा रिजल्ट अफेक्टेड हो जाएगा। ये एक इसकी आप कह सकते हो कि डिसएडवांटेज तो नहीं कहूंगी, एक लिमिटेशंस है या ये कहिए कि सावधानी है एक इसकी, कि हमें ऑड और इवन्स में ही सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके किसी टेस्ट में 50 आइटम है तो 1, 3, 5, 7 ये सब एक में होंगे ना, और 2, 4, 6, 8 ये अलग आइटम, अलग टेस्ट बन जाएगा। तो इन दोनों टेस्ट को अप्लाई करते हैं और उसके बाद उसकी कंपेयर करते हैं। कंपेयर कोरिलेट करते हैं, कोरिलेट के कंपेयर करने के लिए कोरिलेट करेंगे और कोरिलेट के लिए हम कर्ल पियर्सन फॉर्मूला लेंगे। वीडियो इससे पहले की जो वीडियो थी रिलायबिलिटी पार्ट वन में मैंने कर्ल पियर्सन का फॉर्मूला दिया है, उसके आधार पर हम इसका रिलायबल निकालेंगे। फिर एक बार इसको रीवैल्यूएट करेंगे और ताकि ये एडजस्ट सही तरीके से एडजस्ट हो जाए, और उसके लिए हम स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला यूज करेंगे। और उसके लिए स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूले का जो फार्मूला है वो 2r/1 + r है, जहाँ r जो है वो कर्ल पियर्सन से निकाली गई रिलायबल कोफिशिएंट है। इसके बाद जो हमारा रिलायबिलिटी आती है वो एक्चुअली हमारी ट्रू रिलायबिलिटी होती है। अब क्या करते हैं कि इसकी एडवांटेजेस हैं, कि एक तो ये बहुत कम समय लेता है एज कंपेयर टू टेस्ट रीटेस्ट और पैरेलल मेथड ना। क्योंकि एक ही बार सारा टेस्ट ऑपरेट हो जाते हैं और दो बार टेस्ट नहीं बनाने पड़ते, एक ही टेस्ट के दो पार्ट कर दिए जाते हैं। फिर ये चूंकि दो टेस्ट नहीं देने पड़ते, तो ये जो उसमें जो इफेक्ट थे, यानी जितनी भी एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी के डिफेक्ट थे वो इसमें सारे ओवरकम हो जाते हैं। जैसे उसमें था कि कैरी ओवर है या प्रैक्टिस इफेक्ट है, तो वो सारे इसमें खत्म हो जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस इफेक्ट का मतलब ही नहीं जब एक बार टेस्ट ऑपरेट कर दिया जाए। चूंकि एक बार किया जाता है तो बहुत आसानी से जो एनवायरनमेंट कंडीशन है या फिजिकल या मेंटल फ्लक्चुएशन है सब्जेक्ट्स का,
वो आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये इसकी एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से इसको यूज़ किया जाता है। अब जहाँ इसके एडवांटेजेस हैं वहाँ इसकी लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या हैं कि इसका जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसको केवल डिवाइड जब हम करते हैं एक टेस्ट को तो केवल ऑड और इवन कंडीशन में ही कर सकते हैं। मतलब एक एक पार्ट ऑड का ले लिया जाए, एक पार्ट इवन का ले लिया जाए। हम ये चाहें कि 25 ऊपर के कर दें, हाफ ऊपर के कर दें, हाफ नीचे के कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कैलकुलेशंस में गलत हो जाएगा। फिर ये मेथड जो है वो केवल और केवल होमोजीनियस जो टेस्ट होते हैं उनके लिए अप्लाई होता है ना, एक वेरिएबल का जिसमें मेजरमेंट होता है। तो हम अगर ये चाहें कि इसको हेट्रोजीनियस टेस्ट में यूज़ कर लें तो हम नहीं यूज़ कर सकते इस मेथड को उसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए। हम इसको स्पीड टेस्ट में भी यूज़ नहीं कर सकते और हम इसको पावर टेस्ट में भी यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत सारे आइटम्स तरह तरह के बनते हैं और फिर उनको ऑड और इवन में छांटना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर छांट के रख भी दिया जाए तो बहुत सही रिजल्ट्स रिलायबिलिटी का नहीं आता। अब अब एक लिमिटेशंस इसकी ये है कि जब हम इस फॉर्मूले को तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स ज़्यादा होते हैं ना, तभी तो आप ऑड इवन में कुछ कर पाओ। मान लो आपके पास 10 आइटम है तो आप 5 5 में कर लोगे तो क्या पता चलता है ना। कम से कम टेस्ट लॉन्गर आइटम्स, आई मीन लॉन्ग टेस्ट हो, है ना। कम से कम 60 या 70 आइटम हो तब कहीं जाके 30 30 आते हैं क्वेश्चंस, है ना। 50 आइटम होंगे तब कहीं जाके 25 25 आइटम्स होंगे। तो लॉन्गर टेस्ट के लिए जो है वो स्प्लिट हाफ मेथड बहुत सही है। तब ये सही रिलायबिलिटी निकाल पाता है इस मेथड से हम जब निकालते हैं। अब शॉर्ट अगर टेस्ट हो तब उसके लिए गटमैन स्प्लिट हाफ मेथड है, जो कि जिसमें कि ऐसे टेस्ट जिसमें कि कम आइटम्स हैं तो उनके ऑड और इवेंट्स जब आप कर रहे हो तो वो कम आइटम्स में आते हैं, तो ऐसे समय में एक्यूरेट जो रिलायबिलिटी है वो गटमैन स्प्लिट हाफ मेथड से निकाली जाती है। गुडमैन स्प्लिट हाफ मेथड में हम स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसकी की वैल्यू होती है R = NR/1 + N - 1 * R, जहाँ R जो है वो तो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट है और N जो है वो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं इनटू विच द टेस्ट हैज़ बीन स्प्लिट, यानी टेस्ट को कितने पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है। ज़रूरी नहीं कि आप 2 ही पार्ट्स में बांटो, आप 3 पार्ट्स में भी बांट सकते हो, आप 4 पार्ट्स में भी बांट सकते हो, 5 पार्ट्स में भी बांट सकते हो। छोटे टेस्ट हैं ये, तो जितने भी पार्ट्स में आप बांटोगे उससे उसका वो n हो जाएगा और फिर जब हम निकालेंगे तो जो वो रियल रिलायबिलिटी उसकी आएगी। तो ये गटमैन स्प्लिट हाफ मेथड। अगला है हमारा कुडर रिचर्डसन फॉर्मूला। कुडर रिचर्डसन ने 1937 में बहुत सारे फार्मूले दिए थे, पर उनके मोस्ट पॉपुलर फार्मूले हैं वो KR20 और KR21 है ना। तो इसमें क्या है कि जो कुडर रिसर्शन के फॉर्मूले में कि जो आइटम हैं वो हमारे डाइकोटोमस होने चाहिए। डाइकोटोमस मतलब यस और नो में आंसर हो, 0 और 1 में हो, ट्रू और फॉल्स हो, तब हम इस चीज़ को इसको यूज़ करते हैं। फिर आइटम्स ये तो जितना जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इंटरनल रिलायबिलिटी की होनी चाहिए, वो सारी इसके अंदर होंगी कि आइटम होमोजीनियस होने चाहिए। अगर हेट्रोजीनियस होंगे तो रिजल्ट्स नहीं देगा। फिर इसका जो है वो टेस्ट जो है वो यूनिफैक्टर पर बेस्ड होना चाहिए, जो खुद भी एक विशेषता है इसकी। अगर यूनिफैक्टर नहीं होगा, मान लीजिए अगर हम पर्सनालिटी के अलावा कोई और ट्रेट को भी टेस्ट बना रहे हैं तो टेस्ट को में डाल रहे हैं तो पक्का जो हमारा जो इंटरनल रिलायबिलिटी है वो ठीक से नहीं आएगी। और इंटरनल रिलायबिलिटी मतलब कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला ठीक से नहीं आएगा, वो रिजल्ट्स ठीक नहीं देगा। दूसरी बात जो इसका जो हायर, अब देखो ये 3 चीजें मिली हुई हैं। एक तो टेस्ट शुड बी यूनिफैक्टर हो, है ना, कि एक ही ट्रेट पर आधारित हो, एक ही जैसे पर्सनालिटी है तो पर्सनालिटी को ही चेक कर रहा हो वो टेस्ट। दूसरा, पर्सनालिटी को चेक कर रहा है तो जाहिर सी बात है जो आइटम होंगे वो सारे इसी ट्रेट को मेजर कर रहे होंगे, यानी को रिलेटेड होंगे, है ना। और को रिलेटेड होंगे
तो एक और चीज़ जो इसको KR20 और KR21 को एक दूसरे से अलग करती है वो है इसका डिफ़िकल्टी लेवल। अगर आइटम में डिफरेंट डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं होना चाहिए लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टी लेवल में वेरिएंस है, तो हम जो हैं वो KR20 यूज़ करेंगे। और अगर मान लीजिए डिफ़िकल्टी लेवल सबका सेम है, तो हम जो है आइटम के सारे डिफ़िकल्टी लेवल सबका सेम है, तो हम KR21 फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब फॉर्मूला, अगर यहाँ तो KR20 और KR21 फॉर्मूला हमने तब यूज़ किया जबकि हमारा जो आइटम थे वो डाइकोटोमस थे, है ना। यानी ऑप्शंस जो थे वो हमारे पास केवल दो ही थे, 0 या 1, ट्रू और फॉल्स। लेकिन ऐसा भी तो होगा ना जब मल्टी आइटम उसके जो है वो मल्टी ऑप्शंस होंगे। तो अगर मल्टी ऑप्शंस हैं तब हम उसमें लिक्विड का यूज़ करते हैं। अब एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि KR20 और KR21 में डिफरेंस है। KR20 हम तब यूज़ करते हैं जबकि हमारे डिफ़िकल्टी वैल्यू में वेरिएबिलिटी होती है, और KR21 हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे आइटम्स के डिफ़िकल्टी वैल्यूज जो हैं वो सेम होते हैं। तो कुडरमैन और रिचर्डसन केआर फार्मूला, KR20 में क्या है कि KR20 n/n-1 1 माइनस सिग्मा PQ अपॉन सिग्मा स्क्वायर, जहाँ पे कि जो n है वो नंबर ऑफ आइटम्स है, P जो है वो प्रोपोर्शन ऑफ सब्जेक्ट आंसरिंग करेक्ट, जो वो उन स्टूडेंट्स की संख्या है, उन सब्जेक्ट्स की संख्या है जो कि करेक्ट रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उनका प्रोपोर्शन है। इसी तरह से क्यू गलत आंसर देने वाले स्टूडेंट्स का प्रोपोर्शन है, और जो सिग्मा स्क्वायर है वो वेरिएंस ऑफ द टोटल टेस्ट स्कोर है। अब KR21 जो है वो n/n-1 1 माइनस m n-m अपॉन n सिग्मा स्क्वायर, जहाँ पे कि n जो है वो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हो गए, और कैपिटल M जो है वो मीन हो गया, और सिग्मा स्क्वायर जो है वो वेरिएंस ऑफ द स्कोर। अब क्या है कि जो हमने KR20 और KR21 तब हमने यूज़ किया जबकि हमारे आइटम जो थे वो डाइकोटोमस थे, यानी उनके जो आंसर्स थे वो केवल दो उसमें ऑप्शंस थे, है ना। दो ऑप्शन उनके पास दिए होते, यस और नो, 0 या 1, या ट्रू और फॉल्स। लेकिन ऐसे भी तो होंगे ना आइटम्स जिसमें कि मल्टी रिस्पॉन्स होंगे, है ना, मल्टी ऑप्शंस होंगे। तो जहाँ मल्टी ऑप्शंस होते हैं वहाँ हम क्रोनबेक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। KR20 KR21 हम तब यूज़ करते हैं जबकि हमारे आइटम्स डाइकोटोमस होते हैं, यानी हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो यस और नो में, या ऑप्शंस जो होते हैं हमें दिए हुए वो 0 1 यस और नो ट्रू फॉल्स इस तरीके के दिए हुए होते हैं। और KR20 हम तब यूज़ करते हैं जबकि हमारी डिफ़िकल्टी वैल्यू अलग अलग होती है, उसमें वेरिएंस होता है। KR21 तब यूज़ करते हैं जब हमारी डिफ़िकल्टी वैल्यू सेम होती है। अब क्रोनबेक अल्फा मेथड जो है वो एक तरीके से अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और अगर एक तरीके से कहा जाए तो इन सब का निचोड़ है, जितने भी स्प्लिट हाफ मेथड था या आपका स्पेयरमैन फार्मूला था, है ना, गटमैन फार्मूला था, और आपका ये आई मीन KR21 फार्मूला था। इसमें जो भी कमियां रह गई थी उन सब को दूर करते हुए क्रोनबेक फार्मूला था जो 1957 में इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना। यानी सारी कमियों को उसने दूर कर दिया था। एक तरीके से इसको कहा जाता है मीन ऑफ ऑल पॉसिबल स्प्लिट हाफ कोफिशिएंट करेक्टेड बाय स्पेयरमैन ब्राउन फार्मूला। ये फार्मूला एक ऐसा है जिसको से कि हम रिलायबिलिटी निकालते हैं। हमारे पास इंटरनल रिलायबिलिटी निकालते हैं, हमारे पास ऑप्शंस, जब हमारे पास आइटम्स के जो ऑप्शंस होते हैं वो मल्टीपल होते हैं। अल्फा में R इज इक्वल टू n/n-1 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर J अपॉन सिग्मा स्क्वायर, जहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स है, R ऑफ कोर्स रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट है, सिग्मा स्क्वायर J इज द वेरिएंस ऑफ वन आइटम, और सिग्मा स्क्वायर J इज द सम ऑफ द वेरिएंस ऑफ द ऑल आइटम, सिग्मा स्क्वायर द वेरिएंस ऑफ द टोटल आइटम टेस्ट स्कोर्स। अब दो टर्म्स हैं, इंटर रेटर रिलायबिलिटी और इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी। इंटर रेटर रिलायबिलिटी वो होती है जिसमें कि
डिफरेंट डिफरेंट लोग जो हैं वो आपकी रिलायबिलिटी को चेक करते हैं। यानी मान लीजिए आपने कोई ऐसे लिखा या कोई टेस्ट बनाया, वो 3 लोगों को चेक करने के लिए दिया, तो तीनों के मान लीजिए जो रिलायबिलिटी आ रही है वो एक तरीके से सेम आ रही है, या जो भी जिस तरीके के भी मार्क्स आ रहे हैं, तो उसके आधार पे जो रिलायबिलिटी चेक होती है वो इंटर रेटर रिलायबिलिटी कहलाती है। और इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी होती है जिसमें एक ही पर्सन करता है, वो इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी है। जैसे मैंने टेस्ट बनाया और मैं ही अपनी उस टेस्ट की रिलायबिलिटी अगर चेक कर रही हूँ, तो वो इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी कहलाती है। व्यूअर्स, आप लोग मेरे व्यूवर्स तो बहुत सारे होते हैं, बट लाइक और कमेंट्स बहुत कम होते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, जब तक आप लाइक और कमेंट नहीं करोगे तब तक मेरा चैनल वरना डेड हो जाएगा। आप अच्छा या बुरा कैसा भी है, बट कमेंट्स तो करो ताकि मुझे पता चले। व्यूवर्स तो बहुत सारे हो जाते हैं, बट कमेंट्स और लाइक एक या दो आता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम लाइक कमेंट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए जो कुछ भी मैं बता रही हूँ। ये आने वाले समय में आपके नेट के पेपर है या सीटेट के पेपर है, उसमें बहुत आई मीन नेट या जो सेट का पेपर है, इसमें बहुत काम देगा। और अगर पीएचडी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी रिलायबिलिटी कैसे निकाली जाती है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कैलकुलेट करें। यूँ तो आप कैलकुलेट आसानी से तो अगर इस रिलायबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, तो नॉर्मल अगर क्लासरूम होता तो ये कम से कम 1 हफ्ता चलती। लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश ये की कि 2 उसमें समेट कर आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो दे दूँ, ताकि तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए प्लीज़, और इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।